स्मरणीय बिंदु 1, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपन नेता चुना और विद्रोह ने वैधता हासिल की। सिपाहियों ने किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की, कहीं तो का गोला दागा तो कहीं बेगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया। 2, विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 3, 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए ईद घोषणाओं में जाति और हर धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। भी नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा। सी, विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। 4, अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तरीकों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। 5, अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों के जागीरें और किले जब्त कर ली, सेनाएं भंग कर दी, दर ध्वस्त कर दिए गए। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत व सत्ता दोनों पर चोट पहुंची, क्योंकि वे अब जमीनों के मालिक नहीं बिचौलिए रह गए। किसानों की नजर में ताल्लुकदार शोषक तो थे, किंतु बुरे वक्त में दयालु अभिभावक की भूमिका अदा करते थे। 6, ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ है कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे, वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, किंतु मुसीबत में साथ भी देते थे। अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत पिसने लगे, और अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नए साहब मुसीबत में साथ दे। 7, 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई तथा 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया तथा वहां के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निष्कासित कर दिया गया। 8, विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमान की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। 9, अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। 1 मई और जून 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिए गए तथा विद्रोहों में शामिल होने के शक पर भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने व सजा देने के अधिकार दे दिए गए। 10, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध है। 11, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 12, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगलवार पांडे के बलिदान से हुआ, जो कि बैरकपुर, बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। अति लघुतरीय प्रश्न, 2 अंकों वाले। प्रश्न 1, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां हुई? उत्तर, 10 मई 1857 मेरठ छावनी। प्रश्न 2, विद्रोहियों ने अपनी कार्रवाई किस विशेष संकेतों के साथ शुरू की? उत्तर, शाम के समय तो का गोला दागकर, बिगुल बजाकर आदि। प्रश्न 3, लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़ों शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार क्यों बने? प्रश्न 4, मई जून 1857 में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब क्यों नहीं था? उत्तर, क्योंकि अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे थे। प्रश्न 5, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस का प्रमुख कौन था? उत्तर, कैप्टन हेयर्स। प्रश्न 6, लखनऊ में विद्रोह की अगुवाई किसने की? प्रश्न 7, विद्रोह में शाहमल की क्या भूमिका थी? उत्तर, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के ग्रामीणों को संगठित किया। प्रश्न 8, विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, गोनू। प्रश्न 9, डंका शाह किसे कहा जाता था? उत्तर, मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रश्न 10, 1857 के प्रारंभ में उत्तर भारत में कौन सी अफवाह फैली थी? उत्तर, आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है। प्रश्न 11, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? उत्तर, 1801 में। प्रश्न 12, रेजिडेंट कौन थे? उत्तर, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि देशी रियासतों की राजधानी में नियुक्त। प्रश्न 13, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को किस कारण से गद्दी से हटाया गया? प्रश्न 14, किस शहर के बारे में लिखा गया देह से जान जा चुकी थी? शहर की काया बेजान थी। प्रश्न 15, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? उत्तर, बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से ज्यादातर अवध से भर्ती हुए थे। उत्तर दीजिए।
लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1। बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया? उत्तर 1857 ईशून्य की महान क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम संगठित षड्यंत्र आदि नामों से भी जाना जाता है, का बेगुल सैनिकों ने बजाया और चर्बी वाले कारतूसों का मामला विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। किंतु शीघ्र ही यह विद्रोह जन विद्रोह बन गया। लाखों कारीगरों, किसानों और सिपाहियों ने कंधे से कंधा मिलाकर 1 वर्ष से भी अधिक समय तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। विद्रोहियों का प्रमुख उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। वास्तव में विद्रोही सिपाही भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके देश में 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था की पुनः स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय राजघरानों का अपमान किया था। साधनों के औचित्य अथवा अनौचित्य की कोई परवाह न करते हुए कहीं छल, कहीं बल, तो कहीं बिना किसी आड़ के ही अधिकाधिक भारतीय राज्यों एवं रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप उनमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त था। विशाल संसाधनों के स्वामी अंग्रेजों का सामना करने के लिए नेतृत्व और संगठन की अत्यधिक आवश्यकता थी। निसंदेह योग्य नेतृत्व और संगठन के बिना विद्रोह का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्रोही ऐसे लोगों की शरण में गए जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे और जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन के क्षेत्र में अच्छा अनुभव था। इसलिए विद्रोही सिपाहियों ने अनेक स्थानों पर पुराने शासकों को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया। मेरठ में विद्रोह करने के बाद सिपाहियों ने तत्काल दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में निवास करता था। दिल्ली पहुंचते ही सिपाहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट से विद्रोह का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, जिसे सम्राट ने कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब को अपना नेता बनाया था। उनकी दृष्टि में नाना साहेब एक योग्य और अनुभवी नेता थे, जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन का पर्याप्त अनुभव था। इसी प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह और लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के युवा पुत्र बिरजिस कादर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। पुराने शासकों को विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह करके सिपाही विद्रोह को एक व्यापक जनवरी विद्रोह बनाना चाहते थे। जनसाधारण को अपने पुराने शासकों से पर्याप्त लगाव था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासकों ने अनुचित रूप से उन्हें उनकी सत्ता से वंचित कर दिया था। ऐसे शासकों का नेतृत्व उनके विद्रोह को शक्तिशाली और जनप्रिय बना सकता था। प्रश्न 2। उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। उत्तर 1857 ईशून्य के महान विद्रोह से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोहों के प्रारूप में उपलब्ध समानता का मुख्य कारण विद्रोह की योजना एवं समन्वय में निहित था। लगभग सभी छावनियों में सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह किया जाना, मेरठ पर अधिकार करने के बाद विद्रोही सिपाहियों का तत्काल राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान करना तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व संभालने का आग्रह करना आदि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि विद्रोहियों की कार्य पद्धति योजनाबद्ध और समन्वित थी। प्रत्येक स्थान पर विद्रोह का घटनाक्रम लगभग एक जैसा था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भली भांति कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न छावनियों के सिपाहियों के मध्य अच्छा संचार संबंध स्थापित किया गया था। उदाहरण के लिए, जब मई के प्रारंभ में 7वीं अवधि रेगुलर कैवेलरी ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 इन्फेंट्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न छावनियों के मध्य संचार के साधन विद्यमान थे। सिपाही अथवा उनके संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचारों को लाने और ले जाने का काम कुशलतापूर्वक कर रहे थे। परस्पर मिलने पर सिपाही केवल विद्रोह की योजनाएं बनाते थे और उसी विषय में बातें करते थे। यद्यपि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह कहना कठिन है कि विद्रोह की योजनाओं को किस प्रकार बनाया गया था और इनके योजनाकार कौन थे, किंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्रोह की योजना सुनियोजित रूप से की गई थी। चार्ल्स बाल, जो विद्रोह के प्रारंभिक इतिहासकारों में से एक थे,
ने उल्लेख किया है कि प्रत्येक रेजिमेंट के देशी अफसरों की अपनी पंचायतें होती थीं जो रात को आयोजित की जाती थीं। इन पंचायतों में विद्रोह संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों को सामूहिक रूप से लिया जाता था। उदाहरण के लिए, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयर्स की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सिपाहियों पर था। जिस स्थान पर कैप्टन हेयर्स नियुक्त था, उसी स्थान पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी नियुक्त थी। इन्फेंट्री का तर्क था कि क्योंकि वे अपने सभी गोरे अफसरों को समाप्त कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री को भी यह कर्तव्य है कि या तो वे हेयर्स को समाप्त कर दें या उसे कैद करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दें। किंतु मिलिट्री पुलिस ने इन दोनों दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अतः यह निश्चय किया गया कि इस विषय के समाधान के लिए प्रत्येक रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत को बुलाया जाए। समकालीन साक्ष्यों में रात के समय कानपुर सिपाही लाइनों में आयोजित की जाने वाली इस प्रकार की पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। प्रश्न 3, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? उत्तर, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की अहम भूमिका थी। बैरकपुर की एक घटना ऐसी ही थी जिसका संबंध गाय और सूअर की चर्बी लिपटे कारतूसों से था। जब मेरठ छावनी में अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को चर्बी लिपटे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मजबूर किया तो मेरठ के सिपाहियों ने सभी फिरंगी अधिकारियों को मार दिया और हिंदू और मुसलमान सभी सैनिक अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के तर्क के साथ दिल्ली में आ गए थे। हिंदू और मुसलमानों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए कई भाषाओं में अपीलें जारी की गईं। विद्रोह का संदेश कुछ स्थानों पर आम लोगों के द्वारा तो कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के द्वारा फैलाए गए। उदाहरण के लिए मेरठ के बारे में इस प्रकार की खबर फैली थी कि वे हाथी पर सवार एक फकीर आता है जिससे सिपाही बार बार मिलने आते हैं। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को समाप्त करने की अलख जगा रहे थे। सिपाहियों ने जगह जगह छावनियों में कहलवाया कि यदि वे गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को बहुत समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। 1857 के प्रारंभ में एक अफवाह यह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को नष्ट करने के लिए एक साजिश रच ली है। कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने यह भी अफवाह उड़ा दी कि बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर का चूरा अंग्रेजों ने मिलवा दिया है। लोगों में यह डर फैल गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। कुछ योगियों ने धार्मिक स्थानों, दरगाहों और पंचायतों के माध्यम से इस भविष्यवाणी पर बल दिया कि प्लासी के 100 साल पूरा होते ही अंग्रेजों का राज 23 जून 1857 को खत्म हो जाएगा। कुछ लोग गांव में शाम के समय चपाती बंटवाकर यह धार्मिक शक फैला रहे थे कि अंग्रेजों का शासन किसी उथल पुथल का संकेत है। प्रश्न 4, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? डंडा। उत्तर, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्न तरीके अपनाए गए। 1, गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस, आटे में सूअर और गाय की हड्डियों का चूरा। प्लासी की लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही भारत से अंग्रेजों की वापसी जैसी खबरों ने हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को समान रूप से उत्तेजित करके उन्हें एकजुट किया। अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने स्त्रियों और पुरुषों दोनों का सहयोग लिया ताकि समाज में लिंग भेदभाव कम हो। 2, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मुगल सम्राट बहादुर शाह का आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि विद्रोह को वैधता प्राप्त हो सके और मुगल बादशाह के नाम से विद्रोह को चलाया जा सके। 3, विद्रोहियों ने मिलकर अपने शत्रु फिरंगियों का सामना किया। उन्होंने दोनों समुदायों में लोकप्रिय 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की। 4, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। 5, 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को गौरवगान किया जाता था। 6, विद्रोहियों ने कई संचार माध्यमों का प्रयोग किया।
सिपाही या उनके संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। विद्रोहियों ने कार्यवाही को समरूपता, एक जैसी योजना और समन्वय स्थापित किया ताकि लोगों में एकता पैदा हो। साथ अनेक स्थानों पर सिपाही अपनी लाइनों में रात के समय पंचायतें करते थे, जहां सामूहिक रूप से कई फैसले लिए जाते थे। वे अपनी अपनी जाति और जीवन शैली के बारे में निर्णय लेते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को और कानपुर के पेशवा नाना साहेब को मुस्लिम और हिंदू सिपाहियों ने साहस और वीरता का प्रतीक बनाया ताकि सभी लोग एक मंच पर आकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ सके। 8 मुस्लिम शहजादों अथवा नवाबों की ओर से अथवा उनके नाम पर जारी की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का भी आदर किया जाता था एवं उनका सम्मान रूप से ध्यान रखा जाता था। 9 सूदखोरों, सौदागरों और साहूकारों को बिना धार्मिक भेदभाव किए सभी लोगों ने मिलकर इसलिए लूटा ताकि पिछड़े और गरीब लोग उनसे बदला ले सकें और विद्रोहियों की संख्या आम लोगों के विद्रोहों में शामिल होने से बढ़ सके। 10 जनवरी सामान्य को यह विश्वास दिला दिया गया कि अंग्रेज संपूर्ण भारत का ईसाईकरण करना चाहते हैं। इस प्रकार जनवरी सामान्य को यह प्रेरणा दी गई कि सब एक होकर धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर अपनी अस्मिता के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में भाग लें। प्रश्न 5 अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आई कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोही की केवल एक सजा हो सकती है, सजाए मौत। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना की कई टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पास किए गए कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया बल्कि फौजी अफसरों और यहां तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर भी मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोहों में शामिल होने का शक मात्र था। नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई सैन्य टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कोलकाता से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर रखा। उन लोगों ने जमींदारों को जागीरें वापस लौटाने का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने संचार साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। परिणाम स्वरूप विद्रोह की सूचना मिलते ही वे उचित कार्रवाई करके विद्रोहियों की योजनाओं को विफल कर देते थे।